जय हिंद फ्रेंड्स। तो हमने 21 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था, 22 से करना था। ये इकोनॉमी का जो है टफ क्वेश्चन की सीरीज में 22 नंबर क्वेश्चन है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीतिगत पहल की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीतिगत पहल की है? तो राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टफ क्वेश्चन। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा कि 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है इसका लोगो शेर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है नौकरशाही, निष्क्रियता को दूर करना और लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना तथा विनिर्माण की लागत कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि। उसके बाद नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 27 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो शुभारंभ है 2014 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि भारत में कंपनियों का विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देने तथा निवेश को सुगम बनाना। ए ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा। तो देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 25 सितंबर 2014 को मोदी जी ने स्टार्ट किया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु निवेश को सुगम बनाना और भारत में कंपनियों की विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देकर भारत को विनिर्माण वैश्विक केंद्र बनाना। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम टफ क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं। वन लाइनर को हम स्किप करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका प्रयोजन जो है SC/ST की महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। तो क्या ये सही है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये इसका प्रयोजन SC/ST एवं महिला उद्यमियों की उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। तो हाँ, इसका पहला सही है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान है। सी ऑप्शन भी सही है। 1, 2 जो है दोनों सही है। इसको एक बार पढ़ते हैं कि देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री ने एक युगांतकारी योजना स्टैंड अप इंडिया की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को नोएडा में बाबू जगजीवन राम की जन्म दिवस पर तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के वर्ष में किया है। इस योजना के द्वारा नए उद्यमों को बैंकों में वित्त पोषण और दूसरे प्रोत्साहनों की पेशकश की जाएगी। स्टैंड अप पहल प्रक्रिया का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका जो प्रयोग है किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो किसके द्वारा किया गया है? तो ये सिडबी के द्वारा। और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की 1,000 नहीं 10,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य संस्थागत सांख संरचना एवं अनुसूचित जाति जनजाति की महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। इस योजना का लक्ष्य है देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा को से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति अथवा एक महिला ऋणग्राही को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है? तो इसमें वही ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? तो लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना ये है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार क्योंकि इम्पोर्टेंट है सब। सूक्ष्म उद्यमों और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु धनहीन को धन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत मुद्रा का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो सबसे पहले डेट 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा। और मुद्रा का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित एक गैर कंपनी बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय लघु मतलब
सिडबी के अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया था। अगर पूछे कि मुद्रा किसके थ्रू है, तो ये भी सिडबी की एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया है। मुद्रा जो है वो सूक्ष्म उद्यमों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देगी, लेकिन उन संस्थाओं जो कि वाणिज्य क्षेत्र, ग्रामीण सहकारी बैंक जो सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहयोग प्रदान करते हैं, पुनर्वित्त पोषण करेगी। यह सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 10 लाख तक के ऋण हेतु पुनर्वित्त पोषण करते हैं। शेष अन्य विकल्पों में इसका कोई संबंध नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टफ क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में, भारतीय गुणवत्ता परिषद जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है, इसका जो गठन है वो भारत सरकार द्वारा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। पहला सही है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो सी 1 व 2 दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नांकित भारतीय अधिनियमों को सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है। तो यूपीपीसीएस मेंस का ये क्वेश्चन है 2017 का। तो इसमें देखते हैं कि क्या कालानुक्रम होगा। पहले आएगा सी ऑप्शन सही होगा। 4 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो कि 1948 में है, तो ये पहले होगा। इंडस्ट्रीज एक्ट जो कि इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 का है, मतलब दूसरा होगा। उसके बाद आएगा MRTP एक्ट जो कि 1969 में था। MRTP एक्ट। उसके बाद है फेरा 1973 में, मतलब पहले चौथा आएगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, फिर दूसरा आएगा इंडस्ट्री डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद आएगा पहला MRTP एक्ट, उसके बाद आएगा तीसरा फेरा FIRA। फिर नेक्स्ट कथन कारण का क्वेश्चन है 40 नंबर। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों में संविलय तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। क्या इसमें सही है और क्या गलत है? राइट आंसर इसमें ए आर दोनों सही। और व्याख्या भी करता ऐसे पहचानेंगे कि जैसे पिछले कुछ वर्ष में क्या हुआ है कि जो भारतीय औद्योगिक क्षेत्र है उसमें संविलय और अधिग्रहण की घटनाएं हुई हैं। तो घटनाएं हुई हैं, चलो ये सही है। भारत में एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है, तो ये दोनों बातें सही कह रहा है, इसलिए हम मान जाएंगे, तो सही व्याख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम जो है ट्रेड डिस्प्यूटल एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? ये IAS प्री 2017 का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा अधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स का प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे भी देख लेते हैं IAS प्री 2022 का है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकल्पित करता है? तो श्रम ब्यूरो। कौन करता है? तो श्रम ब्यूरो करता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन जो कि IAS प्री 2019 का है कि औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाए तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। मतलब अगर नियत अवधि रोजगार के लिए नियम को कार्यान्वित किया जाए कि एक नियत अवधि रहेगी, ऐसा नियम बना दिया जाए, तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। बिल्कुल सही है। अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। सी ऑप्शन है। 1 और 2 दोनों सही है। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 16 मार्च 2018 को अधिसूचित और उसी के साथ प्रभावी औद्योगिक रोजगार जो अस्थायी आदेश था केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के तहत 1946 के नियमों में संशोधन कर नियत अवधि रोजगार फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को वस्त्र निर्माण क्षेत्र से विस्तारित कर सभी क्षेत्रों पर लागू किया गया। ठीक है, नियत अवधि रोजगार मतलब फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। और इस प्रकार अब नियत अवधि रोजगार के रूप में कामगारों को एक अन्य वर्गीकरण जो कि अस्थायी और अस्थायी कामगार के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में होगा। वस्तुतः देश में व्यवसाय सुगमता में अभिवृद्धि हेतु यह परिवर्तन किया गया। इस संशोधन के तहत नियत अवधि रोजगार कामगारों को नवीनीकरण न होने पर या पहले भी नियोजन को समाप्त किए जाने बगैर नोटिस को हटाया जा सकता है। और इस मतलब इनको ना नोटिस नहीं दिया जाएगा, बिना नोटिस इन्हें हटा दिया जा सकता है। इस प्रकार कंपनियों के लिए ऐसे कामगारों की छटनी अपेक्षाकृत आसान हो जाएगी। इसके अतिरिक्त संशोधित नियमों के तहत अस्थायी कामगार जैसे कि मासिक दर से हैं, साप्ताहिक दर से हैं या नगद दर से हैं, परिवीक्षाधीन है या बदली का कर्मकार हो दशा में नियोजन समाप्ति को नोटिस आवश्यक नहीं होगा। कथन 2 सही है। इसमें कथन 2 सही कह रहा है।
तो देखते हैं सी ऑप्शन इसमें कह रहा है, लेकिन इसमें कथन 2 जो है वो सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। मतलब जो फैक्ट्री एक्ट था वो 1881। उसके बाद कह रहा है कि एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। कौन सा इसमें सही है? IAS प्री 2017 का है, केवल दूसरा सही है कि जो एनएम लोखंडे थे वो ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। लेकिन जो फैक्ट्री एक्ट 1881 है इसके बारे में कह रहा है कि ये जो प्रथम कारखाना अधिनियम था फैक्ट्री एक्ट 1881, इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। अतः इस अधिनियम में मजदूर सामान्यतः निराश थे। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि औद्योगिक कामगार की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों और मजदूर संघ बनाने, तो ये गलत है क्योंकि ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उनके लिए और महिलाओं के लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं बनाया गया था। अतः इस अधिनियम को मजदूर सामान्यतः निराश थे। एनएम लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिल में दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति व संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्हें साहसिक पहल किया। कथन 2 जो है वो सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे UPPCS प्री 2021 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया था। श्रम संबंधी जो अधिनियम थे उसको मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया था। कौन कौन से थे? इसमें सी हो जाएगा। पहला न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, उसके बाद बोनस भुगतान अधिनियम है, चौथा है समान पारिश्रमिक अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इसमें जो है जो मजदूरी संहिता 2019 था इसमें मत देखिए कौन कौन से है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो कि दिया है, उसके बाद है बोनस भुगतान ये भी दिया है, समान परिशोधिका दिया और मजदूरी भुगतान अधिनियम है। 4 थे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय में समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। तीसरा कह रहा है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। तो इसमें जो है 1, 2, 3 सही है, डी ऑप्शन सही है। भारत में नियोजित जो अनियत मजदूरों के संदर्भ में ये जो दिया हुआ है कि कर्मचारी भविष्य निधि की सुरक्षा के हकदार हैं, ये सही है बिल्कुल। कार्य समय में समयोपरि भुगतान के भी हकदार हैं ये। और कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी को भुगतान करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कथन का क्वेश्चन, 1999 से लेकर 2000 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है और इस अवधि में अस्थायी विनिमय दर तथा सुधरी हुई व्यवसाय भावना पाई गई है। AR दोनों सही है और इसकी जो स्पष्टीकरण भी करता है। AR दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी करता है कि 1900-2000 के दौरान जो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है और इस बीच जो विनिमय दर है वो सुधरी हुई है, व्यवसाय भावना पाई गई है। ए ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो इसमें से कोई मतलब कौन सी संस्था जो है तो वो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम ये देखेंगे IAS प्री 2012 का क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90 है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं? कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला सीमेंट है, दूसरा उर्वरक है, तीसरा प्राकृतिक गैस है और चौथा रिफाइनरी उत्पाद है, पांचवा नहीं है, वस्त्रोद्योग नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर,
भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर कि कोयला क्षेत्र का जो राष्ट्रीयकरण था वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। उसके बाद थर्ड है, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी पूरा करने के लिए कोयला का आयात करता है, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो इसमें कह रहा है कि बस पहला सही है। IAS प्री 2019 का क्वेश्चन है, देखते हैं। ये पहला ही बस इसमें सही है, ये याद रखना है। और दूसरा और तीसरा सत्य है, क्योंकि देखिए वर्तमान में कोयला ब्लॉकों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से नहीं, यहाँ कह रहा है लॉटरी के आधार पर किया जाता है, लेकिन लॉटरी के माध्यम से नहीं बल्कि नीलामी के माध्यम से किया जाता है। और उसके बाद कह रहा है कि भारत हाल के समय घरेलू आपूर्ति को कमी को पूरा करने के लिए कोयला का आयात करता था। कह रहा है करता था। तो देखिए देश में कोयले की घरेलू आपूर्ति की कमी हेतु कोयले का आयात जो है करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसके उत्पादन कर रहा है, यहाँ करता था मतलब कि अब नहीं कर रहा है, लेकिन ये वर्तमान स्थिति में भी कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। MSME के बारे में कह रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम जो 2020 था, इसके विषय में कह रहा है कि भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत MSME की नई परिभाषा घोषित की है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 13 मई 2020 को MSME की एक नई परिभाषा घोषित हुई है। उसके बाद कह रहा है कि यह बदली परिभाषा 1 जून 2020 से प्रभावी है। तो ये गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा है कि नई परिभाषा में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया है। तो पहला और तीसरा सही है। तो देखिए 2006 में MSME का विकास अधिनियम अस्तित्व में आने के 14 वर्ष बाद 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत MSME की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई है। नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र 14 मई मतलब घोषणा कब की गई थी? 13 मई 2020 को। और कब से ये प्रभावी हुआ था पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन के गलत क्यों है। 13 मई 2020 को इसकी घोषणा की गई थी, 1 जून 2020 से प्रभावी नहीं हुआ है, बल्कि ये 1 जुलाई, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 1 जुलाई 2020 से ये प्रभावी हुआ है। कब से? 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ है। और नई परिभाषा में विनिर्माण हेतु सेवा क्षेत्रों की इकाइयों में वर्गीकरण एक समान सूत्र अपनाया गया है। तो देखिए दूसरा जो है इसमें गलत था, जिसका आंसर मैंने बता दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। जो नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकर 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है। ठीक है, तथा उसका कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। लघु उद्यम वह है, सूक्ष्म उद्यम वह है कौन सा? एक बार और हम समझते हैं। सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है। ठीक है, तथा उसका कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। निवेश कितना? 1 करोड़ से अधिक नहीं, कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं। लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकर में 10 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होता है। मतलब लघु उद्यम में कितना नहीं होगा? 10 करोड़ से नहीं होगा, और इसका कारोबार 50 करोड़ से अधिक नहीं होता। मध्यम उद्यम वह है जिसमें कि 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं होता है, और उसका कारोबार जो है वो 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। इस नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया है। यह बदली परिभाषा 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे टफ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम का आंशिक रूप से परिभाषित करता है? ए ऑप्शन है संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में रुपए 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये टफ क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें कि हम वन लाइनर को स्किप कर रहे हैं। माइक्रो लघु और उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों के हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? मध्यम के लिए पूछा है, तो 5 करोड़, सी ऑप्शन मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। हाँ, 5 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ रुपए से कम।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मामलों में लघु उद्योग बृहद उद्योग जितने दक्ष और प्रतियोगी नहीं है, फिर भी सरकार छोटे व्यवसाय प्रतिष्ठानों के प्रति तरजीही व्यवहार करती है और इनके अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए आरक्षण प्रदान करती है। क्योंकि लघु उद्योग जो है वो क्या क्या है, इसमें आंसर हम देखते हैं एक बार, बी 1 और 2 होगा। प्रति इकाई पूंजी परिनियोजन के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करना और उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रीय आधार पर फैलने को बढ़ावा देता है। प्रति इकाई पूंजी परिनियोजन के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करते हैं और उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रीय आधार पर फैलने को बढ़ावा देता है। 1 और 2 जो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन की सीरीज में। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आरओ के एग्जाम में जैसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर जो है आरओ का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को वो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करने के लिए देता है, तो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। वैसे तो आंसर आयोग ने आना ही दिया, बट हम यहाँ पे देखते हैं। पहले क्या आएगा, नायक समिति जो है 1991 की है और उसके बाद आबिद हुसैन समिति है 1995 की। SS कोहली समिति जो 2000 की है और कार्वे समिति 1955 की है। तो सबसे पहले तो आएगा 1955 का कार्वे समिति पहले रहेगा। उसके बाद आ जाएगा कार्वे समिति जो है पहले रहेगा आई भी। उसके बाद आएगा 1991 का नायक समिति। कार्वे समिति के बाद आएगा नायक समिति। इसका आंसर नहीं दिया इसलिए इसको आयोग नहीं माना है, लेकिन कार्वे समिति के बाद आएगा नायक समिति, क्योंकि कार्वे समिति कब की है, कार्वे समिति जो है 1955 की है और नायक समिति कब की है, 1991 की है। वहीं हम देखेंगे 1995 की आबिद हुसैन समिति, 1995 की आबिद हुसैन समिति। SS कोहली समिति कब की है, तो ये है 2000 की। SS कोहली समिति कब की है, तो ये 2000 की है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर। नायक समिति का संबंध किससे है, तो नायक समिति का संबंध जो है लघु उद्योगों से है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, इसको वन लाइनर खुद से ही करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो तब बहुत ही लंबी जाएगी। 98 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, ये जो है ये कथन सही नहीं है। देखते हैं कि ये कथन जो है असत्य है, ठीक है, असत्य है। आत्मनिर्भर जो है रासायनिक उर्वरकों के संबंध में आत्मनिर्भर है, ये गलत है। बाकी जो है अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है, ए ऑप्शन सही है। भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है, बी भी सही है। सी गलत है। निवेश में निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है, डी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे टफ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 102। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारत खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तरल आयातक है। जो भारत खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड है भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक है। भारत परियोजना एवं उपशक्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। फिर तीसरा कह रहा है कि भारत निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड का एक उद्देश्य विभिन्न निर्यात माल की गुणवत्ता नियंत्रण और लदान पूर्व अनिवार्य निरीक्षण को लागू करना है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1 व 2। एक बार हम पढ़ लेते हैं 1 व 2। तो 1 व 2 कह रहा है भारतीय खनिज धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक है, ये भी सही है। और मंत्रालय वाला जो दिया है ये भी सही है कि उपशक्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। किसके, तो वाणिज्य एवं उद्योग। और तीसरा गलत क्यों है, कह रहा है भारतीय निर्यात जो है वो ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड का एक उद्देश्य विभिन्न निर्यात माल की गुणवत्ता नियंत्रण और लदान पूर्व अनिवार्य निरीक्षण को लागू करना है। तो ये गलत है, लेकिन क्यों गलत है, चलिए इसमें दिया ही नहीं एक्सप्लेनेशन, बी ऑप्शन है 1 2 सही है। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन है कि MMTC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना MMTC ने ओडिशा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की है। किसके साथ, तो ओडिशा सरकार के साथ। 1 व 2 दोनों सही हो जाएगा। MMTC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना जो है MMTC ने ओडिशा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की है। 1 व 2 दोनों सही है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है। पूछ रहा है कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, ये सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, दूसरा भी सही है। तीसरा है कि संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, तीसरा भी सही है। चौथा है कि चौथा कह रहा है इसमें कि चौथा कह रहा है इसमें समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यों और उद्देश्यों में सार्वजनिक उपयोगिता को संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना शामिल है। सी ऑप्शन हमारा जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट टफ क्वेश्चन की सीरीज में है क्वेश्चन नंबर 106। इकोनॉमी में मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ही दिए हुए हैं। भारत, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं, क्या ये सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, क्या, तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने आधारभूत जैसे कि शक्ति, इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा खनन, भारी मशीनरी, कागज इत्यादि में भारी निवेश किया है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में नौकरियों की सुरक्षा है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग जो यहाँ पे दिया है लाभ की स्थिति में नहीं है, तो मतलब दूसरा हमारा गलत होगा, पहला और तीसरा सही होगा। कथन कारण का क्वेश्चन है कि 1991 के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही है। ये संस्कृति के टेस्ट सीरीज में मैंने की देखा था ये क्वेश्चन कि 1991 के बाद भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत स्थिर रही है। आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया था, तो दोनों बात सही है। स्थिर रही है, स्थिर क्यों रही है, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन किया गया था, तो इस बात को हम मानेंगे, तो व्याख्या करता है यार, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें टफ में 113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, कौन कौन से हैं, तो इसमें सी हो जाएगा। जैसे बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड है, और फिर एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सी ऑप्शन। पूछा भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन है, तो बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड मतलब पहला, तीसरा है एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1 और 3 जो है ये सही है। ट्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कह रहा है ये गलत है, क्योंकि देखिए ट्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है 1976 में स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो वर्ष 2017 में निजी क्षेत्र की कंपनी में परिवर्तित हो गई थी, तो इसलिए विकल्प सी जो है सही उत्तर है, 1 और 3, लेकिन ये ट्रेजिंग कॉरपोरेशन वाला ये गलत है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन निजी क्षेत्र में है, तो जब निजी क्षेत्र में प्रश्नकाल के समय कौन सा था, तो 2 और 4 सही था, मंगलोरी रिफाइनरी और हल्दिया, नहीं मंगलौर और एस्सार ऑयल लिमिटेड। उसके बाद हम नेक्स्ट टफ क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं, वन लाइनर कम है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टफ क्वेश्चन की सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 138 है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। सूचना तकनीकी नीति, इसका वह हो जाएगा 2000। खनिज नीति 2011। होटल नीति 2006। औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd 2010। फिर यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइनर ही दिया है। ये है क्वेश्चन, उद्योग बंधु है एक, क्या है, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एजेंसी है। अब क्वेश्चन नंबर जो यहाँ 148 दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार का मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु।
खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, तो पहला और दूसरा सही है। और संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 व 2। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कंपनी प्रौद्योगिकियों की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा था, अर्थव्यवस्था की विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर है वो तीव्र हो गई, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट संगठन का प्रकार और महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया हुआ है। एकल व्यापारी जो है वो असीमित दायित्व है, एकल व्यापारी, बी ऑप्शन। फिर मतलब एकल व्यापारी असीमित दायित्व है, चौथा। तीसरा बी का तीसरा कह रहा है साझेदारी जो है वो संविदात्मक संबंध है। और सहकारिताएं क्या है, तो सहकारिताएं हैं कमजोर वर्गों की उन्नति। और फिर डी ऑप्शन है कि सार्वजनिक समिति कंपनी, तो जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4-3-2-1 होगा। एकल व्यापारी का असीमित दायित्व, ठीक है। उसके बाद साझेदारी का संविदात्मक संबंध, फिर उसके बाद राइट हो जाएगा सी का हो जाएगा 2, जैसे सहकारिता का कमजोर वर्गों की उन्नति और सार्वजनिक समिति कंपनी का जोखिम उठाने की बड़ी संख्या। नेक्स्ट है किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, ये केवल 1 सही है। मतलब किसी संगठन या कंपनी के द्वारा किए गए व्यय में ऋण वित्तीय या को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीय को राजस्व व्यय माना जाता है, तो दूसरा गलत है। जब कोई कंपनी भविष्य की तारीख में ब्याज भुगतान करने के लिए पैसे उधार देती है तो इसे ऋण वित्तीयन और इक्विटी वित्तीयन माना जाता है, तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण के दिए हुए हैं 158। अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त कर रही हैं। भारत सरकार की लाइसेंस प्रणाली में काफ़ी उदारता आई है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ए आर दोनों सही होगा, लेकिन ये जो कह रहा है कि भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफ़ी उदारता आई है, तो मतलब पहला और दूसरा हम दोनों सही मानेंगे, लेकिन उदारता की बात कह दिया तो हम व्याख्या नहीं मानेंगे कि हाँ ये व्याख्या सही करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने चैप्टर 5 ही कर रहे थे, उद्योग क्षेत्र, उसका ही ये क्वेश्चन है। ये सारे वन लाइनर है जो कि वन लाइनर खुद से करने हैं। उद्योग और औद्योगिक केंद्र में यहाँ पे दिया हुआ है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जैसे पर्ल फिशिंग दिया हुआ है, पर्ल फिशिंग है, तो पर्ल फिशिंग जो है तुतीकोरिन, ए का 2। ऑटोमोबाइल्स का है पुणे, और पोत निर्माण का क्या हो जाएगा, सी का 4 मर्मुगाओ। और उसके बाद है डी इंजीनियरी सामान का पिंजौर हो जाएगा, इंजीनियरी सामान का क्या हो जाएगा, पिंजौर हो जाएगा, डी का 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है? निजी क्षेत्र के स्वामित्व और प्रबंध का हस्तांतरण। फिर नेक्स्ट है भारत सरकार की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र CPS। अरे ये कल के टेस्ट सीरीज में क्रॉनिकल मैगजीन की जो लास्ट में RORA की मॉक टेस्ट आती है, ये RORA के मॉक 13 में जो कि जून क्रॉनिकल में ये क्वेश्चन आया हुआ था। घटना चक्र के जो भी क्वेश्चन है सीधे डायरेक्ट आ रहा है मॉक टेस्ट में। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? तो भारत सरकार जो है अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में कर रही है। सरकार अपने जो ये CPSES के प्रबंध का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती है। क्या इसमें सही है? इसमें क्या रहा है, डी ऑप्शन, मतलब न तो एक नहीं दो। तो इसमें पढ़ते हैं कि जो भारत सरकार है कि वर्तमान जो विनिवेश नीति है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं कि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों की हिस्सेदारी प्रदान करना, और जो
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकार का प्रबंधन पर नियंत्रण और बहुमत शेयरधारिता बनाए रखना, लेकिन ये कह रहा है ना कि अपने हाथों में नहीं रखना चाहती है। उसके बाद कह रहा है कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त राशि होगी वो 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि में जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में निवेश करना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि विनिवेश में मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है। तो पहला और दूसरा गलत है भाई, ये गलत है, क्योंकि ये किस में जाती है, तो NIF में जाती है, राष्ट्रीय निवेश निधि में जाती है, और वहाँ से ये क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में निवेश करना। तो ये गलत है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय निवेश निधि के संदर्भ में जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती हैं, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कुछ, इसमें सही क्या है, तो सी ऑप्शन है, सही ऑप्शन सही है। ISP 2010 का क्वेश्चन है कि कुछ परिसंपत्तियां प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं। कुछ परिसंपत्तियां जो होती है वो प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं। चौथा है कि वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों को वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा और चौथा जो है बिल्कुल सही है, तीसरा और चौथा सही है, क्योंकि कह रहा है केंद्र, और मतलब एक बार पढ़ लेते हैं कि एक बार इसे पढ़ते हैं राष्ट्रीय निवेश निधि के बारे में। 3 नवंबर 2005 को सरकार ने राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की थी, जिसमें लाभ अर्जित करने वाली केंद्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यमों में केंद्र सरकार की अल्पांश शेयरधारिता की बिक्री से लाभ प्राप्त राशि को जमा किया जाता था। इस निधि के रख रखाव भारत की संचित निधि से अलग किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि संचित निधि के अंतर्गत रखी जाती है, इसलिए गलत है। और फिर है कि राष्ट्रीय निवेश निधि में जमा राशि का जो उपयोग है वो सरकार के सामाजिक क्षेत्र में उन योग्यता योजनाओं में निवेश किया जाएगा जो शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक हैं। इस निधि का जो प्रबंधन है वो सार्वजनिक क्षेत्र के 3 कोष प्रबंधकों जैसे LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट SBI फंड्स में और UTI एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो दिया है ये परिसंपत्ति प्रबंधन करता है, ये गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार की है, ये वित्त मंत्रालय से नहीं। क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे। भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है, और कारण कह रहा है इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित निधि के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। क्या सही है इसमें? बी ऑप्शन है, बी A R दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। जैसे भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की जो प्रक्रिया का एक समाहित अंग है, बिल्कुल सही है। अब समाहित अंग है, चलो मान लिए, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि समाहित अंग है, इससे प्राप्त आय राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जाता है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। बी ऑप्शन ही होगा मेरे ख्याल से। व्याख्या देखिए, व्याख्या नहीं करता है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों को विनिवेश कर, इसमें कुछ की पॉइंट याद करेंगे जिसमें कहेगा व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें क्या है, जैसे जब भी बोले समाहित अंग तो है, लेकिन क्या उपयोग में लाएंगे, ऐसा हम बस रिलेट करने के लिए कर रहे हैं। समाहित अंग है तो उपयोग में नहीं लाएंगे, चलो दोनों बात सही है, लेकिन नहीं लाएंगे तो थोड़ा की पॉइंट के लिए ऐसे याद करेंगे, क्वेश्चन आते ही ट्रिक हो जाएगा। सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई है। इसका जो है ए सही है, परंतु आर गलत है। सरकार जो है कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है, ए तो सही है। और सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयाँ हैं ये पर्याप्त रोजगार का अवसर सृजित नहीं कर पाई है, गलत है। ये जो है ना इकाइयों ने वृहद स्तर पर रोजगार जनन किया है, रोजगार है मतलब जनन किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ISP 2005 का क्वेश्चन है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है, सही है ये।
उपयुक्त ये गलत है, बाकी सारा सही है। सलीम इस्पात संयंत्र जो भारत की जंगरोधी स्टेनलेस इस्पात का प्रमुख उत्पादक है, सही है। महाराष्ट्र वाला जो है ये भारत इस्पात प्राधिकरण की समानुषंगी है, ये भी सही है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है। ए ऑप्शन जो है बस इसमें गलत है। उसके बाद दिया राउरकेला, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे पूछेगा। इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश, जैसे कि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी बोकारो। बोकारो जो है ये पूर्व स्थापना जो है ये सोवियत संघ यूएसए जो दिया गलत है, ये पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से 1964 में की गई थी। राउरकेला जो है वो जर्मनी, सही है। भिलाई पूर्व एसएसआर, सही है। दुर्गापुर यूके, ये भी सही है। बोकारो जो है गलत है, यूएस से दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम देखेंगे भिलाई जो है कहाँ पे है, बी ऑप्शन। भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में। दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। राउरकेला उड़ीसा। कौन सा सुमेलित नहीं है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जाजपुर ओडिशा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सुमेलित नहीं है। जामनगर में पावर प्लांट एसएसआर पावर, तो ये जो सुमेलित है, सुमेलित नहीं है तो ये गलत है। जामनगर वाला ये सुमेलित है। नबीनगर वाला ये भी भारतीय रेलवे, ये भी सही है। कायामकुलम पावर प्लांट नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, डी भी सही है। एकीकृत इस्पात जो संयंत्र है ये जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नहीं है, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की है। किसकी है, तो नीलांचल, इसलिए ये गलत है। बाकी सब सही है लेकिन ये जो है ये गलत है, ये नीलांचल की है, इसके लिए राइट आंसर सुमेलित नहीं है। सूरत सही है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्थान और उद्योग दिया हुआ है, जैसे विशाखापत्तनम, मुरी, गुड़गांव, पनकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन दिया हुआ है। 2-4-1 मतलब विशाखापत्तनम का पोत निर्माण, मुरी का एल्युमिनियम। 2-4-1 गुड़गांव का मोटर गाड़ियाँ और पनकी का उर्वरक। 2-4-1-3 2-4-1-3 इसका राइट आंसर होगा। 2-4-1-3 एक बार और देख लेते हैं। विशाखापत्तनम का पोत निर्माण 2, मुरी का एल्युमिनियम 4, गुड़गांव का मोटर गाड़ियाँ 1 और पनकी का उर्वरक 3। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं स्थान। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण, मुरी झारखंड में एल्युमिनियम और गुड़गांव हरियाणा मोटर गाड़ियाँ, पनकी उत्तर प्रदेश उर्वरक। आंवला और उद्योग देखेंगे, आंवला बी ऑप्शन हो जाएगा। आंवला उर्वरक, मोदी नगर जो है वो रबर, बी का 3, बाराबंकी, सी का 1 पॉलीफाइबर, और कानपुर में क्या होता है, विस्फोट होता है, विस्फोटक। आंवला को क्या करेंगे, उर्वरक। मोदी नगर पे क्या होगा, रबड़, और बाराबंकी में बार बार क्या फाइबर की चीज़ें लाते हैं, ऐसे इम्पॉर्टेंट है, बार बार फाइबर की चीज़ें, पॉलीफाइबर। नेक्स्ट देखेंगे राउरकेला, ये इम्पॉर्टेंट है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कोयम्बटूर में क्या है, कोयम्बटूर, ए का 4 सूती वस्त्र, कोयम्बटूर कोई सूती वस्त्र दे दो। राउरकेला लौह इस्पात, राउरकेला लौह इस्पात। कपूरथला तो रेल डिब्बा। बरौनी तेल शोधन, बरौनी से तेल लाओ, और कपूर जो है डब्बे में रखते हैं, रेल डिब्बा। सिंगरौली, सी ऑप्शन हो जाएगा। सिंगरौली कोयला, सिंगरौली जो है कोयले की रोली लग गई। कंजरहट हो जाएगा सीमेंट, चल हट सीमेंट रखनी है। कोयली ऑयल, कोयला में ऑयल पड़ा है। आड़न दूध। नेक्स्ट देखेंगे हम, सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। ट्रोनिका सिटी नोएडा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ सही है, प्लास्टिक सिटी कानपुर सही है, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव सही है। ट्रोनिका सिटी नोएडा नहीं है, ये हो जाएगा। ट्रोनिका सिटी जो है वो बल्कि गाजियाबाद में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि की स्थापना की गई है। रुग्ण लघु उद्योगों की पुनर्संरचना के लिए,
औद्योगिक पुनर्संरचना के प्रक्रम में छंटनी के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए। 1 व 2। नवीकरणीय विधि की स्थापना, रुग्ण लघु उद्योगों की पुनर्संरचना, और उसके बाद है औद्योगिक पुनर्संरचना के प्रक्रम में छंटनी के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए। कौन सा राष्ट्रीय नवीकरणीय जो निधि का उद्देश्य है? ए, उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने पर प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित करने का उद्देश्य था, क्या था? छंटनी अथवा सेवानिवृत्त योजना VRS से प्रभावित कर्मचारियों को प्रशिक्षण और परामर्श देना, कर्मचारियों का पुनः परिनियोजन करना। तो सही है बी ऑप्शन, 1 व 2 दोनों। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे टफ क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में औद्योगिक विकास एक सीमा तक निरुद्ध हुआ है। व्यापार में पर्याप्त उद्यम वृत्ति और नेतृत्व के अभाव में, गलत है। निवेश हेतु बचत अभाव में, सही है। प्रौद्योगिक कौशल और औद्योगिक संरचना के अभाव में, ये भी सही है। चौथा है, अपेक्षाकृत विशाल जन सामान्य के बीच सीमित क्रय शक्ति में, ये भी सही है। मतलब 2, 3, 4 सही है। व्यापार में पर्याप्त उद्यम वृत्ति के नेतृत्व के अभाव में, ये गलत है। निवेश हेतु बचत के अभाव, सही। और प्रौद्योगिक कौशल आधारित संरचना के अभाव में, ये भी तीसरा भी सही। चौथा, जन सामान्य के बीच सीमित क्रय शक्ति, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। दो 205 नंबर क्वेश्चन दिया है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। जूट का सामान टीटागढ़। रेशमी वस्त्र, बी का 3 बंगलौर। ऊनी वस्त्र, सी का 2 लुधियाना। और ऊनी कालीन जो है वो डी का 1 भदोही। जूट का सामान कहाँ पे है? तो जूट का सामान कहाँ मिलता है, एक बार और देख लेते हैं। तो जूट का सामान तो टीटागढ़, जूटा आम टीटागढ़। रेशमी वस्त्र बंगलौर, बंगले में। ऊनी वस्त्र लुधियाना से लाएंगे। ऊनी कालीन भदोही, कालीन से भदोही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाल्को, इंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और माल्को और हिंडाल्को। तो सी ऑप्शन है माल्को, जो कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये गलत है। माल्को जो है मेट्टूर में है, सलेम जिला, तमिलनाडु में अवस्थित है, न कि चेन्नई में। इंपॉर्टेंट है, गलत है। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है। माल्को कहाँ पे? तमिलनाडु में। और हम देख रहे हैं इसमें सही क्या है। भारत बाल्को कहाँ पे है? तो बाल्को जो है भारत एल्युमिनियम बालक लेके क्या करते हैं? कोर पॉइंट पे बैठ जाते हैं, तो कोरबा। भारत में एल्युमिनियम लेके बालक जो है कोर पॉइंट पे बैठते हैं। उसके बाद है इंडियन एल्युमिनियम, भारत में हो गया। और इंडियन इंडल है, तो इंडियन मूवी में एल्युमिनियम की हीरे की कुंड है। एल्युमिनियम की हीरे की कुंड है इंडियन मूवी में, ऐसे याद करेंगे। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडाल, हीरा कुंड। इंडियन मूवी में एल्युमिनियम, इंडियन मूवी में क्या होता है ना कि एक हीरा का कुंड होता है, जो कि एल्युमिनियम उसमें रहता है, हीरा नहीं रहता है। हीरा कुंड हो गया। माल्को मद्रास एल्युमिनियम जो कंपनी है, तो मद्रास तमिलनाडु हो गया। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, हिंडाल्को, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कूट देते हैं, तो रेणुकूट हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है ये सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए आर दोनों से व्याख्या भी करता है। औद्योगिक कार्यशाला कहते हैं, मान गए। और इसमें बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ भी पाई जाती हैं, ये भी दोनों मान गए। ए आर दोनों सही है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाप रे। क्वेश्चन है, किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों में पर विचार कीजिए, क्या है? तो पूंजी निवेश है। उसके बाद तीसरा श्रम शक्ति, फिर है चौथा बिजली की खपत। पहला, किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, क्या क्या? पूंजी निवेश, श्रम शक्ति, बिजली की खपत। 1, 3, 4।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 214, विनिर्माण उद्योगों की स्थापना। प्रथम सूती मिल, इसमें क्या दे, प्रथम सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 बम्बई के पास, ये गलत है। प्रथम मशीन निर्मित कागज का विनिर्माण 1870 में कलकत्ता के पास, ये सही है। मशीन निर्मित कागज अगर पूछे। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में मद्रास के पास, ये भी सही है। तो 2 और 3 जो है सही है। पहला सूती में जो है ये गलत है, क्योंकि जो प्रथम मशीन निर्मित कागज का जो विनिर्माण हुआ था सन 1870 में हुआ था, जो कि कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में 1817 में। जब सॉरी ये तो सही है, हाँ। गलत जो दिया है उसको हम देखते हैं। और सूती मिल जो दिया है इसमें 1854 दिया है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि देश में प्रथम सूती मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता में हुआ था, लेकिन यह मिल सफल नहीं थी। तो चलो 1818 भी देता तो मान लेते हैं। और दूसरी सूती मिल की जो स्थापना 1854 में की गई थी, और ये जो है मुंबई के पास की गई थी, ये सफल रही। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में। मतलब देखिए, प्रथम सूती मिल देगा, अब सफल रही कि सफल नहीं रही वो तो अलग बात है, लेकिन डेट तो सही है ना, 1818। हुई कहाँ थी? कलकत्ता में हुई थी, तो ऑप्शन नहीं है। और ये जो दिया है ये दूसरी सूती मिल का दिया है। नेक्स्ट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, सही है। दूसरा कह रहा है कि रिषड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, ये भी सही है। उसके बाद बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का, और उसके बाद लास्ट में आएगा भारत में प्रथम बार उत्पादन स्टील का, प्रथम बार स्टील का उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। पहले चीनी, फिर उसके बाद कपड़ा मिल बना, नहीं पहले चीनी उद्योग लगा, उसके बाद जूट मिल लगा, फिर कपड़ा मिल लगा, फिर उसके बाद स्टील। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? मुद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड अडानी समूह का, सही है। सीएमसी लिमिटेड टाटा समूह का, ये भी सही है। आईपीसीएल रिलायंस समूह का, ये भी सही है। 2 3 4 सही है। वीएसएनएल के विनिवेश के पश्चात इसका जो नियंत्रण है वो भारतीय समूह के पास नहीं, टाटा समूह के पास है। भारतीय समूह के पास वीएसएनएल का नहीं है, टाटा के पास है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? तो दूसरा सैमसंग कॉरपोरेशन, चौथा है एलजी। ठीक है, भारत में कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सैमसंग कॉरपोरेशन और एलजी दोनों ही भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड उपभोक्ता वस्तु भारतीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह ब्रिटिश डच बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिलीवर की भारतीय सहायक कंपनी है, स्वयं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। गेस्ट किन एंड विलियम्स लिमिटेड एक इंजीनियरिंग फर्म है, न कि फार्मा कंपनी है। ये भारतीय कंपनी कोलकाता में स्थित है, यह भी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। उसके बाद यह ऑटोमोबाइल निर्माता जैसे कि कौन सा इसमें सही है? तो डाई MLR-AG, तो ये स्वीडन की है, नहीं। रेनाल्ट SC जो है फ्रांस का, सही है। और वोक्सवैगन AG जर्मनी की है। तीसरा और चौथा सही है। BMW AG जो है ये जर्मनी में स्थित है, म्यूनिख जर्मनी में स्थित है BMW AG। और डायमलर AG का मुख्यालय जो है कैवेंट्री वेस्ट मिडलैंड्स ब्रिटेन में है। दोनों जो है ये गलत दिया हुआ है। बाकी ये रेनॉल्ट SC जो है ये फ्रांस में है, बिल्कुल सही है। और उसके वोक्सवैगन AG जो है जर्मनी में है, ये भी सही है। 3 और 4 सही है। क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं इसमें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है 231 नंबर। सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेज़ी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है भारत में बहुत तेज़ी से क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण जो विषय क्षेत्र बनती जा रही है। उसके बाद क्या रहा है, ए तो सही है, चलिए ये सही है भाई, क्षेत्र बनती जा रही है। सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है, आर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं कि 1990 के दशक में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की अत्यंत तीव्र विकास हुआ है। कथन तो सत्य है, पुनः कारण भारत का प्रथम भाग तो सत्य है, किंतु दूसरा भाग भारत का हार्डवेयर में सशक्त आधार है, सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर देश का महत्वपूर्ण निर्यात में से एक है, भारत का हार्डवेयर बहुत सशक्त आधार है।
आधार है, तो दूसरा भाग कि भारत का हार्डवेयर में सशक्त आधार है, सत्य नहीं है। मतलब देखिए जो कारण दिया ना, सॉफ्टवेयर देश का महत्वपूर्ण निर्यात है, ये सही है। लेकिन ये जो दूसरा दे दिया है भाग, जो भारत का हार्डवेयर में सशक्त आधार है, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सही है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है, भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन उद्देश्य क्या है? खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। बी, भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान जो है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस के उद्देश्य क्या है? तो केवल दो, खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। क्या है इसमें? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, केवल दो, जिला खनिज प्रतिष्ठान के बारे में। नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाला घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध किससे है? तो हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, IREDA, अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड सही है। यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद आएगा हमारा पांचवा हो गया तृतीय क्षेत्रक सेवाएं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।